क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव जुड़वा संतति यानी ट्विंस। मानव जुड़वा संतति यानी ट्विंस क्या है, इसके प्रकार का हमें वर्णन करना है। व्हाट इज ह्यूमन ट्विंस, मेंशन इट्स टाइप। तो जैसा कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला पूरा प्ले लिस्ट हमने बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। उसका लिंक जो है यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है लिंक, और चैनल पेज पर भी आप जा करके ढूंढ कर देख सकते हैं। तो जहाँ से भी देखिए आप ज़रूर देखिए, इससे आपको पूरा हेल्प होने वाला है। यहाँ पर अब बात करते हैं जुड़वा संतति की यानी जुड़वा संतान की, ट्विंस की। तो देखिए हम बात कैसे करेंगे। किसी मादा द्वारा दो या दो से अधिक संतान का जन्म एक समय में होना जुड़वा कहलाएगा। किसी मादा द्वारा दो या दो से अधिक संतान का जन्म एक समय में होना मानव जुड़वा यानी ह्यूमन ट्विंस कहलाता है। ओके, कभी कभी औरत में होता है या कभी कभी औरत में होता है, यह दो प्रकार का है। ठीक है, ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभी औरत में हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें इसका कई प्रकार है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेटर्नल या फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस, यदि किसी मादा द्वारा दो अलग अलग अंड के निषेचन से दो संतति का जन्म एक साथ हो, यदि किसी मादा द्वारा अलग अलग अंड, ठीक है, दो अलग अलग अंड होना चाहिए और उसके निषेचन से दो संतति का जन्म एक साथ हो, तो इसे हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। वहीं पर मोनोजाइगोटिक में क्या होता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में यदि एकल अंड के निषेचन से दो संतति का जन्म हो, तो इसे हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। इसमें निषेचित अंडाणु प्रारंभिक अवस्था में ही क्लेवेज के समय पूर्णतः दो अलग अलग जाइगोट में पृथक होकर विकास करने लगता है, जिससे पृथक संतति का जन्म होता है। तो ये हम ट्विंस के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोरूला अवस्था क्या है। मोरूला अवस्था हमें लिखना है, व्हाट इज मोरूला स्टेज। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, आपको उससे 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर बात करें तो उसका लिंक तो आई बटन में मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, जहाँ से भी देखना देखिए चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो मोरूला अवस्था क्या है, इसमें हम बात करते हैं। तो मोरूला भ्रूण की 8 से 16वां कोशिकीय अवस्था है। 8 से लेकर के 16 कोशिकीय अवस्था जब रहेगा, टूट करके 8 से 16 कोशिका बन जाती है, तब ये अवस्था मोरूला कहलाती है। इसमें भ्रूण ठोस गेंद के रूप में रहता है तथा सहतूत की तरह दिखता है। ठीक है, मोरूला का निर्माण युग्मज के विदलन से होता है, क्लेवेज से होता है। ठीक है, युग्मज के विदलन यानी टूटने से पहला विदलन निषेचन के 30 घंटे बाद शुरू होता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिए क्या क्या होता है। ये टाइमिंग जो है ना, वो टाइमिंग जो स्टार्ट होती है ये पहला दिन निषेचन के बाद क्या होने लगता है, और जब 9 महीना पूरा होता है उस समय तक आप जो टाइमिंग है इसका, इसमें आप ध्यान से देखिए, 1 से 2 बार इसमें प्रैक्टिस करिए कब क्या होता है और उसे प्रैक्टिस लिखने की कोशिश करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, विदलन यानी क्लेवेज क्या है। विदलन क्या है, व्हाट इज क्लेवेज। और जैसा कि ये जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया है कि पूरे प्ले लिस्ट बना रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। तो उसका लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, और चैनल पेज पर भी दिया है, जहाँ भी देखना आपको देखिए जरूर, आपको 100% मेरा वादा है कि आपको उससे फायदा मिलने वाला है। तो विदलन की बात करते हैं। तो विदलन युग्मनज में लगातार होने वाले समसूत्री विभाजन की क्रिया है तथा विभाजित कोशिका को ब्लास्टोमियस कहेंगे। यानी कि विदलन क्या है, तो युग्मज में लगातार होने वाली समसूत्री विभाजन की क्रिया है। ओके, बस उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तो विभाजित कोशिका को हम ब्लास्टोमियस कहेंगे। पहला विदलन उदाग्र होता है। पहला विदलन कैसा होगा, तो उदाग्र होगा, जो एनिमल से वेजिटल पोल की तरफ होता है। और दूसरा विदलन अनुप्रस्थ तथा तीसरा विदलन एवं आगे का विदलन अनियमित होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, गैस्ट्रुलेशन को परिभाषित करना है हमें। गैस्ट्रुलेशन क्या है उसे हमें परिभाषित करना है। ओके, डिफाइन गैस्ट्रुलेशन। और जैसा कि आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, और हम जानते हैं कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुड़िएगा नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ पर जाकर के आपको उसका लिंक मिलेगा। नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, साथ ही चैनल पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो जहाँ से भी देखना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जितने भी वीडियो बनाया है हमने, वो सारे आप जरूर देखिए, उससे आपको 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन को परिभाषित करने के लिए, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। गैस्ट्रुलेशन की विधि में ब्लास्टूला का रूपांतरण इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रूला में होता है। गैस्ट्रुलेशन की विधि में ब्लास्टूला का रूपांतरण इम्प्लांटेशन के बाद जब देखिए बात करते हैं क्या, अगर हम बात करें तो गर्भाशय की, तो गर्भाशय जब हम इस तरह से बन रहता है, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह से, और ये देखिए आपको मिटा देते हैं। ओके, अब इस तरह से आप जब देखते हैं तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन जब हो जाता है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन के होने के बाद क्या होता है देखिए,
गैस्ट्रुलेशन की विधि में ब्लास्टुला का रूपांतरण इम्प्लांटेशन के बाद, जब यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है अंडाणु का निषेचन का जाइगोट का, उसके बाद गैस्ट्रुलम होता है जो गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांटेशन के बाद होता है। इस दरमियान कोशिका के मिग्रेशन तथा घूमने से रीअरेंजमेंट होते रहता है। कोशिका की इस प्रकार की गति को हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन का अंत 3 जर्म लेयर्स के निर्माण में परिलक्षित होता है। तो यह है गैस्ट्रुलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी पर हमें टिप्पणी लिखना है। राइट ए नोट ऑन इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है ये हमें लिखना है। अब जैसा कि आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं। उसके लिए हमने क्या किया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा प्लेलिस्ट बनाकर आपको हम आई बटन वाला में उसका लिंक दे दिया है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। अब जहाँ से भी आपको देखना, देखिए चैनल पेज पर भी आपको मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें आप पूरा जाकर के देख लीजिए वीडियो, आपको 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर बात करते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी का टिप्पणी हमें लिखना है। तो गर्भाशय के अलावा किसी अन्य भागों में भ्रूण का इम्प्लांटेशन इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। गर्भाशय में अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, कहीं और पर हो जाता है, तो हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। इसका सबसे सामान्य रूप है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी जो फैलोपियन नली में होता है। कभी कभी गर्भधारण, इसमें हम बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब, देखिए बनाते हैं उसका कोशिश करते हैं इस तरह से। ठीक है, ओके। अब ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये जो है अपना आपका फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। ठीक है, अगर इम्प्लांटेशन अंडाणु जो है यहाँ पर से अंडाणु जो है यहाँ पर से अंडाणु यहाँ पर निषेचित होकर के अंडाणु, और इसमें यहाँ पर आकर के इम्प्लांटेशन होना है गर्भाशय में। ओके, लेकिन अगर यहीं पर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो वही उसी को हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी के रूप में कहेंगे, और ट्यूबल प्रेगनेंसी इसको हम कहेंगे। अगर यहाँ पर हो जाएगा तो ट्यूबल प्रेगनेंसी कहेगा। कभी कभी गर्भधारण ग्रीवा के इंटरनल ओएस के करीब में होता है, परंतु इस प्रकार का गर्भाशय शिशु एवं माता दोनों के लिए खतरनाक है। अगर ग्रीवा जो यहाँ पर कहलाती है, यहाँ पर अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो शिशु और माता दोनों के लिए खतरनाक होती है। शिशु के वृद्धि के साथ ही फैलोपियन नली फट जाती है। अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर हो जाती है इम्प्लांटेशन तो फैलोपियन नली जो है वो फट जाएगी। ओके, और अत्यधिक रक्तस्राव से मादा और शिशु दोनों की मौत होने की प्रबल संभावना रहती है। तो ये है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भाशय के अलावा कहीं और अगर भ्रूण का जो है इम्प्लांटेशन हो जाता है, वहीं पर भ्रूण जो है विकास करने लगता है, तो वही हो जाता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है।